हेलो एवरीवन। आपने पहली वीडियो देख ली होगी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पूरे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स को कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे हम उसमें फंडामेंटल राइट्स के पूरे 6 जितने भी राइट्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया, और कौन से जजमेंट्स हमको उसमें पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, सब चीजें मैंने उसमें डिटेल में दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या प्ले में आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के हम आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियोस में 7 से 8 मिनट की वीडियोस रहेंगी, मैं ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं करने वाला, इसलिए हम ये वीडियोस प्लेलिस्ट में करेंगे। आपको सबसे पहले बस ये याद रखना है कि हमको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो याद रखने हैं। तो सबसे पहले है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, और इनके आर्टिकल्स अभी आप हाल फिलहाल याद रखो 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी है। इसके अंदर क्या क्या रहेगा पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो फ्रीडम, देन सेकंड रहेगा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 में ये आ जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। आप बस अभी यही नोट डाउन कर लो और यही याद करना है आपको, इसके अलावा भी कुछ मत करो, बस ये याद रखो एक छोटे से पेज पे और या आप नोट पे लिख के रखो कि राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। 3 ये हो गया, 3 नीचे हैं राइट टू रिलीजन, ठीक है, 25 से 28 ये आ जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30 ये आ जाएगा। एंड रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, इसमें हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, ये जो रेमेडीज हैं, रिट्स, जो रिट्स हैं वो आ जाएगा। ये बस याद रखने अच्छे है, नाम और आर्टिकल्स कहां से कहां तक है याद रखने। देन आर्टिकल 31A, 31B, राइट टू प्रॉपर्टीज, जो कि 44th अमेंडमेंट से यहाँ से हटा के 330 को 330 आर्टिकल ए में डाल दिया, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। एंड देन 30, 33, 34, 35 ये जो आर्टिकल्स है इनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज हमको इस वीडियो में स्टार्ट करना है आर्टिकल 12 एंड 13, क्योंकि राइट्स यहाँ से स्टार्ट है 14 से, तो 12 और 13 में क्या है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 13 में ही वो चीज है जो जुडिशियल रिव्यू है, मेंशन नहीं है डायरेक्ट वर्ड, बट जुडिशियल रिव्यू का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। देन इसके बाद जब हम देखेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसको फिर चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, देन फिर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टोरीज, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ केस एंड केशवानंद भारती, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, तो ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी और हमको ये डिटेल में देखनी होंगी। ऑल राइट, तो आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज आएगा कि स्टेट सेल नॉट, स्टेट सेल नॉट, तो व्हाट इज स्टेट, क्या मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ ये स्टेट है? नहीं। तो स्टेट में यहाँ पे क्या है, स्टेट मतलब पूरा यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड और हर चीज। स्टेट के डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, देखो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है, या गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, तो एनीथिंग जो इसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेट की लिस्ट में आ जाएगा। कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक भी हो 50%, अगर आधा स्टेक भी उसमें हो तो वो एक गवर्नमेंट स्टेट के अंडर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज, यहां तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी स्टेट है, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर भी स्टेट है। अगर एक पुलिस ऑफिसर वर्सेस इंडिविजुअल का कोई चीज कोई मैटर है तो इट इज लाइक स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल। ओके, सो ये था आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। एंड नाउ आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या है? सो आर्टिकल 13 में है कि लॉज वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड, ठीक है। बट अब ये जो 13 है, ठीक है, अब इसमें 13A है, 13B है, 13(1), 13(2), ठीक है। तो जो भी लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो आए हैं एंड वो फंडामेंटल राइट्स उसके या किसी भी एक प्रोविजन को अगर वायलेट करते हैं, ठीक है, ऐसे लॉज, तो वो कैसे नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने जाएंगे, नल एंड वॉइड। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, यही है जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे मेंशन नहीं है रिव्यू टर्म, बट यही जुडिशियल रिव्यू है ना। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता। 2 में क्या है, 13(2) में क्या है, ऑल लॉज दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। कोई से भी लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रहे हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब पता कैसे पड़ेगा वो सच में वायलेट कर रहे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली जुडिशरी कम्स इनटू द पिक्चर एंड वो चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो यहाँ से जुडिशरी को पावर मिलती है रिव्यू करने की, क्योंकि 13(2) में ये लिखा है कि ऑल लॉज जो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को शैल बी नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ है, तो जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट इज इन आर्टिकल 13(2) या 13(b) में है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब क्या किया, उस टाइम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट निकाला, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या किया, इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 जो है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑन रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीजें, रिलीजन। तो इसमें 15(4) इन्होंने ऐड कर दिया, आर्टिकल 15(4), और इन्होंने बोला कि स्टेट स्टेट शैल पास लॉज फॉर अमेंड फॉर लाइक द एनहांसमेंट ऑफ बैकवर्ड, इनका इंप्रूवमेंट के लिए, बैकवर्ड लोगों की इंप्रूवमेंट करने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए स्टेट लॉज पास कर सकते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तब भी चलेगा, ये कर दिया। एंड देन इट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू ऑक्यूपेशन, इस पर ये कर दिया। और ये है सबसे मेन चीज कि इन्होंने 9th शेड्यूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट, जो भी लॉ उन्होंने वो डाले। एंड तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, इट टेक अवे द जुडिशियल पावर फ्रॉम जुडिशरी एंड नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कोई भी लॉज अगर जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ऐसा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आया था। अब आप सोच कर देखिए, एक तरफ आर्टिकल 13(2) बोलता है कि कोई भी लॉज ऐसा नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, अगर वो होगा तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, और ये चेक करने की पावर किसको दी, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी को मिली। अब पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट जाके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाती है और बोलते हैं कि हमने 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया है, 9th शेड्यूल में जो भी हम लॉज डालेंगे उसको जुडिशरी रिव्यू ही नहीं कर सकती, चाहे वो वायलेट करते हो या ना करते हो, रिव्यू नहीं कर सकती। तो अब ये मैटर हो गया। अब क्या होगा, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, केस जाएंगे और फिर इस पे चलेगी कि क्या ये कर सकते या नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अब हम सीरीज ऑफ केसेस देखेंगे, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस। सो 9th शेड्यूल में जब कोई भी लॉज डाला और उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ये चीज चैलेंज होगी कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं ये अमेंडमेंट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया जुडिशरी लाइक सुप्रीम कोर्ट में। तो वो केस था शंकरी प्रसाद, ठीक है, हमको ये केस याद रखने होंगे, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, 1951 फर्स्ट, ठीक है। एंड देन गोलकनाथ केस 1967, एंड केशवानंद भारती केस 1973। एक केस और आ जाएगा IR क्यूलो, ठीक है, IR क्यूलो केस, ये भी आ जाएगा क्योंकि इसने पार्शियल रिव्यू की परमिशन दे दी थी, पार्शियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल। तो ये चीज कैसे हुआ, मैं सब चीज समझा देता हूं आपको। सबसे पहला केस है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में क्या होता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसको चैलेंज किया, ठीक है। एंड नाउ इसमें जजमेंट्स आता है, इस केस का जजमेंट होता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट के पास 2 टाइप्स की पावर है, ठीक है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें वो लॉज बनाते हैं, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, एंड सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये है। तो वो जो इसमें शंकरी प्रसाद केस में इन्होंने बोला कि अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर को यूज कर रहे हैं और इससे कुछ बनता है तो इसको हम, इसके आउटकम को बोलते हैं लॉज। बट अगर अमेंडमेंट्स हो रहा है तो इसके आउटकम को लॉज नहीं बोलते, अगर अमेंडमेंट्स किया है तो ये लॉज है ही नहीं। और क्योंकि अमेंडमेंट अगर लॉज ही नहीं है तो इट इज नॉट वायलेटिंग आर्टिकल 13(2). तो क्योंकि 13 में बस ये लिखा है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं हो सकता जो कि वायलेट करे फंडामेंटल राइट्स को, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो फर्स्ट इस जजमेंट में, शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट में क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास 2 टाइप की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। तो अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसके आउटकम को लॉज नहीं बोलते, लॉज नहीं बोलते तो अमेंड वो वायलेट ही नहीं करता, खत्म, मैटर ही खत्म हो गया। तो ये था शंकरी प्रसाद केस में, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के सपोर्ट में ही यहाँ पे जजमेंट आया था, ठीक है। एंड नाउ फिर होता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 में, ठीक है, 1967 में यहाँ पे ये कंप्लीटली पार्लियामेंट के अगेंस्ट में ये जजमेंट देते हैं और ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट अमेंड कर ही नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशन को, एनी पार्ट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 में लिखा है प्रोसीजर टू अमेंड। इन्होंने बोला, ये अलग ही है भाई, पता नहीं क्या क्या सोच के ये बोल रहे हैं। गोलकनाथ 1967 केस में इन्होंने बोला है कि
क्योंकि आर्टिकल 368 में लिखा है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि पार्लियामेंट के पास पावर अमेंड करने का। देखो पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं, इन्होंने बोला पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है, वो कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना सिर्फ फंडामेंटल, कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती आर्टिकल 368 में, क्योंकि प्रोसीजर के लिए लिखा है। तो इसका आउटकम क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, 1971 में उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट निकाल दिया, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब इन्होंने क्या कर दिया, जो टाइटल था 368 का, 368 आर्टिकल का टाइटल था प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे इन्होंने पावर ऐड कर दिया। लो, प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कहां किसके पास जाएगी, पार्लियामेंट के पास। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट आ गया गोलकनाथ केस के बाद से। हाँ, अब होता है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस और 1973। देखो ये बहुत पॉपुलर केस है केशवानंद भारती केस। कौन है ये एक्चुअली में, केशवानंद भारती के एक संत है, महात्मा है, मतलब एक, तो वो केरला में थे, उनका एक आश्रम था और उस आश्रम के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी। तो केरल गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जमीन उनसे छुड़ाने की कोशिश की और रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। उन्होंने बस वही चीज है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया, केशवानंद भारती केस का चैलेंज किया कि फंडामेंटल राइट्स है ये वो, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टीज। तो अब ये चैलेंज हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें आ गई, इंटरप्रिटेशन होने लगा कि क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि इस केस में जो जजमेंट्स आया है वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल हो गया। सो दैट्स वाई हम इसको पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये एक बाबा है, इनका आश्रम है केरल स्टेट में, उसके पास बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था गवर्नमेंट को, तो इसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया था, ठीक है। क्या केस है, अब इन्होंने इसमें क्या बोला, इन्होंने बोला कि शंकरी प्रसाद गोलकनाथ में बोला था कि कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने पार्लियामेंट जुडिशरी ने बोला कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। आप फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट it shall not violate basic structure of constitution, basic structure of constitution। ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन यहाँ पे आ गई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बोला इन्होंने केशवानंद भारती केस में कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट हाउएवर डिड नॉट define the basic structure, but in the number of cases it indicated parts without constitution may lose its character। इन्होंने क्या बोला कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर खत्म कर देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना कैरेक्टर ही लूज कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन अपना कैरेक्टर लूज कर, जैसे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जैसे सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, सॉवरेनिटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। फंडामेंटल राइट्स, इनको नहीं हटा सकते हम चीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 केस थे, मैं आपको समरी दे दूं। फर्स्ट अमेंडमेंट केस आया, ठीक है, उसको चैलेंज किया शंकरी प्रसाद केस में। शंकरी प्रसाद केस में उन्होंने बोला कि कोई इश्यू नहीं है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ ही नहीं मानते, तो हम कर सकते हैं। गोलकनाथ केस आया 1967 में, उन्होंने बोला कि कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 368 में सिर्फ प्रोसीजर है, पावर नहीं है। देन 24th अमेंडमेंट एक्ट आ गया, इंदिरा गांधी जी ने 24 अमेंडमेंट लाके बोल दिया कि पावर नहीं है, लो भाई पावर ऐड कर दो, उसमें पावर ऐड कर दी, ठीक है। देन केशवानंद भारती केस आया, उन्होंने बोला कि कुछ भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बस याद रहे बेसिक स्ट्रक्चर खराब ना हो। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन इमेज है, मेन कैरेक्टर है कि हम सेकुलर हैं, सॉवरेन हैं, रूल ऑफ लॉ चलेगा, रूल हमेशा प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं हटा सकते, हमेशा जुडिशरी चेक करता रहेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सारे केसेस थे। हाँ, एक और है आईआर केओलो केस, और देख लो, हाँ ये मैंने यहाँ पे लिखा था, आईआर केओलो केस हुआ था ये। तो इन्होंने इस केस में क्या बोला, इस केस में बोला कि 9th शेड्यूल में, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आईआर केओलो केस में इन्होंने बोला, ऑल राइट, केशवानंद भारती केस हो गया, स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन हो गई। देन आईआर केओलो केस होता है 2007, 7 या 8 एक बार कंफर्म कर लेना। तो आईआर केओलो केस होता है 2007 में। इसमें जजमेंट्स देते हैं कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज हैं, 9th शेड्यूल में जो भी लॉज हैं उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है।
नाइन्थ शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये कब बोला? आईआर कोलो केस में बोला। कब से? लेकिन 1973 के बाद से। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये चीज कब पता चला था, फाइनल डिसीजन कब हुआ था? 1973 में। केशवानंद भारती केस से पहले तो पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कोई था ही नहीं बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन। तो उसके बाद से उसमें 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट डाले गए उन सब का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और 1973 से पहले जितने भी लॉस 9th शेड्यूल में थे उसका रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आईआर क्योलो केस ने बस ये बोला है कि आफ्टर द केशवानंद भारती केस, आफ्टर 1973 जितने भी लॉज हमने 9th शेड्यूल में डाले हैं सबका रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 केस थे। शंकरी प्रसाद केस, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉज ही नहीं मानते, एंड आर्टिकल 13 में लॉज लिखा है। गोलकनाथ केस ने बोला कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ना फंडामेंटल ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 में सिर्फ प्रोसीजर लिखा है, पावर नहीं लिखा। तो इंदिरा गांधी जी ने 24 अमेंडमेंट एक्ट लाए, 24th उसमें पावर ऐड कर दिया। केशवानंद भारती केस आया 1973, इन्होंने बोला कुछ भी अमेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हटना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद आईआर कोलो केस है 2007, इन्होंने बोला 9th शेड्यूल में इसके बाद 1973 के बाद जितने भी लॉस आए हैं वो सब जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरे केस सिंपल भाषा में समझ में आ गए होंगे। बाकी आप जब भी आप अपनी ये बुकिश लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको वो लैंग्वेज भी याद हो जाएगी और आप आंसर्स भी लिख दोगे। मेरा काम था आपको समझाना, और आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कर ले, ये मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम आर्टिकल 12 और 13 हो चुका है, अब हम राइट टू इक्वालिटी कवर करेंगे, राइट टू इक्वालिटी फुल डिटेल में, देन राइट टू फ्रीडम फुल डिटेल में। ऐसी 4-5 वीडियोज में हम फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।